पृष्ठ संख्या 74। अन्यत्र। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। जरा सोचो और बताओ, पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? इसी बॉक्स में चीन की दीवार का चित्र दिया गया है। यहां और एक बॉक्स दिया गया है जिसमें उपयोगी शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों का प्रयोग इस पाठ में किया गया है। साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत, धम्म। आगे चलते हैं। कल्पना करो कि तुम कलिंग में रहती हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफी दुख उठाने पड़े हैं। अभी अभी अशोक के दूत धम्म के नए विचारों को लेकर आए हैं। आप अपने माता पिता और संदेशवाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो। आओ याद करें। 1। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। 2। रिक्त स्थानों को भरो। क। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था, वहां अधिकारी खाली स्थान वसूलते थे। ख। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में खाली स्थान के रूप में भेजा जाता था। पृष्ठ संख्या 75। ग।
मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण खाली स्थान और खाली स्थान पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। घ प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को खाली स्थान दिया करते थे। 3 बताओ कि ये वाक्य सही हैं या गलत। क उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। सही या गलत। ख आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। सही या गलत। ग चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। सही या गलत। घ कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। सही या गलत। अंगा अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। सही या गलत। आओ चर्चा करें। 4 उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहता था। पांच धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया। 6 तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। आओ करके देखें। 7 रोशन को यह बताते हुए कि हमारे रुपयों पर शेर क्यों दिखाए गए हैं, एक पैराग्राफ लिखो। कम से कम एक और चीज का नाम लो जिस पर इन्हीं शेरों के चित्र बने हैं। 8 अगर तुम्हारे पास अपना शिलालेख जारी करने की शक्ति होती तो तुम कौन सी 4 राजाज्ञाएं देते। इसी पृष्ठ पर एक और बॉक्स जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले। पृष्ठ संख्या 76। पृष्ठ संख्या 76 में मानचित्र संख्या 6 है जिसमें रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग दिखाए गए हैं। इसमें अलग अलग रंगों द्वारा अलग अलग मार्ग दिखाए गए हैं। पहला मार्ग, इस मानचित्र में मरून रंग के मार्गों को यदि आप देखेंगे तो ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। हरे रंग में जो मार्ग दिखाए गए हैं ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे। अध्याय 9 में इसका वर्णन मिलेगा। हल्के हरे रंग से जो मार्ग दिखाए गए हैं ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। लाल रंग से दिखाए गए मार्ग
वो मार्ग हैं जो ईरान या फारस के शासकों के नियंत्रण में थे। और अंतिम रंग हल्का बैंगनी रंग है, जिसके द्वारा जिन मार्गों को दिखाया गया है उन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। पृष्ठ संख्या 77। पृष्ठ संख्या 77 में और एक मानचित्र दिया गया है, जिसमें चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों के आदान प्रदान का नक्शा दिखाया गया है। दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। उन पत्तनों को आप इस नक्शे में देख सकते हैं। मानचित्र में पोडुका यानी दक्षिण भारत ढूंढो। अरिकामेडु का यह रोमन नाम था। इसका वर्णन अध्याय 8 में हमें मिलता है। पृष्ठ संख्या 78। आगे की बात। इस बॉक्स में सबसे पहले दिए गए चित्रों का वर्णन। सबसे पहला चित्र हिंद यवन काल के सिक्के का है। दूसरा चित्र उस सिक्के का है जो कुषाण काल में प्रचलित था। तीसरा चित्र शक काल के सिक्के का है और चौथा चित्र सातवाहन काल के सिक्के का है। आइए अब इसके वृतांत में चलें। आगे की बात। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इनके स्थान पर साथ ही कुछ अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। इसका वृतांत हमें अध्याय 10 में मिलेगा। शकों के बाद कुषाणों लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व और कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पूर्व गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई।
हमने सुना कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 वर्षों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, जो मानचित्र 6 में देखा जा सकता है, कि समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गईं, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुईं। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थीं। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते समय तुम इन बातों को ध्यान में रखना।